हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है मनपसंद की दुल्हन। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। संदीप बाबू एक कवि थे जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर रचना महिलाएं ही लगती थी। इनकी कविताओं में भी सिर्फ महिलाओं के रूप, सुंदरता और यौवन की ही तारीफ हुआ करती थी। जैसे ही किसी महिला का जिक्र होता तो ये अलग और सुंदर सी कल्पना की दुनिया में चले जाते थे। इन्होंने अपने जीवन में भी एक ऐसी ही सुंदर महिला की कल्पना की थी। संदीप बाबू के मन में था कि उनकी पत्नी फूल सी कोमल, सूरज जैसी चमक, कोयल सी आवाज और सुबह की लाली से शोभित हो। अब संदीप बाबू के कॉलेज की परीक्षा भी खत्म हो गई थी। संदीप के लिए कई सारे रिश्ते आ रहे थे। एक दिन संदीप के मामा ने उनकी भी शादी तय कर दी। संदीप बाबू लड़की को देखना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि जैसी पत्नी की वो कल्पना करते हैं वो ऐसी है या नहीं। इसलिए संदीप ने अपने मामा से अपनी होने वाली दुल्हन को देखने का निवेदन किया, लेकिन मामा ने उसे कहा कि वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि उन्होंने उसे खुद देखा है। मामा की बातों पर भरोसा करके संदीप ने शादी के लिए हाँ कर दी और बहुत जल्द शादी का दिन भी आ गया। मंडप के पास बैठा संदीप अपनी पत्नी को देखने के लिए उतावला हो रहा था। उसने अपनी होने वाली पत्नी के चेहरे को देखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह चाहकर भी उसे देख न सका। हाँ, इतना जरूर था कि उसने अपनी होने वाली पत्नी को गहनों से सजा हुआ देखा। चेहरे पर घूंघट, हाथों और पैरों की सुंदर उंगलियां देखकर उसके मन को थोड़ी राहत मिली। दूसरे दिन विदाई के बाद जैसे ही डोली संदीप के घर पहुंची तो वो तुरंत अपनी पत्नी को देखने के लिए दौड़ा। उस समय उसकी पत्नी पालकी से बाहर घूंघट उठाकर देख रही थी। जैसे ही संदीप की निगाहें उस पर पड़ी, उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि संदीप ने जैसी पत्नी के सपने देखे थे वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। चौड़ा सा मुंह, चपटी सी नाक और फूले हुए गाल संदीप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। रंग भले ही गोरा था, लेकिन उसके अलावा संदीप के सपनों की दुल्हन से वो एकदम अलग थी। संदीप की सारी खुशी गुम हो गई। उसे अपने मामा पर काफी गुस्सा आया, जिन्होंने लड़की की तारीफों के पुल बांधे थे। सबसे पहले उसने मामा से लड़ाई की, उसके बाद ससुराल वालों से और फिर अपने घर वालों से। संदीप के मन में हुआ कि इस लड़की के साथ किस तरह से मैं अपना पूरा जीवन बिताऊंगा। इसके साथ तो पूरा जीवन मुझे कांटों भरा लगेगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसी लड़की से मेरी शादी हो गई है। मेरे क्या ख्वाब थे और क्या हो गया। भगवान को मेरे साथ ऐसा ही करना था। फिर उसके मन में हुआ कि शादी मैंने जबरदस्ती तो की नहीं थी। अब इस लड़की को क्या पता था कि पत्नी को लेकर मेरे क्या सपने थे। इसमें भला इस बेचारी का क्या दोष है। इस सोच के बाद भी संदीप का दिल उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वो संदीप को लुभाने के लिए घंटों भर श्रृंगार करती थी, अपने बालों को संवारती थी, लेकिन फिर भी वह संदीप के मन को बिल्कुल भी नहीं भाती थी। संदीप हरदम उससे दूर भागता था और उसकी पत्नी पूरे भाव के साथ उसकी सेवा करना चाहती थी। अब तो समय ऐसा आ गया कि संदीप घर में एक पल भी नहीं टिकता था। जब भी संदीप की पत्नी सुनीता उससे कुछ बात करने की कोशिश करती तो वो उसे दो खरी खोटी सुना देता। संदीप रोज दोस्तों के साथ बाहर जाता था और उसकी पत्नी घर में उसका इंतजार करती रहती। काफी दिनों के बाद जब संदीप घर में खाना खाने के लिए आया तो सुनीता ने कहा, क्या आप मेरी वजह से घर में रहना ही छोड़ देंगे? संदीप ने मुंह मोड़ते हुए जवाब दिया, घर में ही तो रहता हूँ, बस आजकल नौकरी ढूंढने के लिए ज्यादा दौड़ भाग करनी पड़ रही है। सुनीता ने कहा, मैं खूब जानती हूँ कि आप घर में क्यों नहीं टिकते हैं। आप किसी डॉक्टर से बात करके मेरा चेहरा वैसा क्यों नहीं बनवा देते जैसा कि आप चाहते हैं। संदीप ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों तुम बेवजह फिजूल की बातें कर रही हो? तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? सुनीता बोली, जब आपको किसी चीज से परेशानी है तो उसका इलाज भी करना होगा ना। संदीप बोला, भगवान जिस काम को नहीं कर पाया तो भला मैं उसे कैसे कर दूंगा। सुनीता गुस्से में कहने लगी, तो इसके बारे में आपको भी सोचना चाहिए कि भगवान ने जो किया है भला उसके लिए मुझे सजा क्यों मिले। हर तरह की सूरत वाले लोग इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन उनके पति ऐसा व्यवहार उनके साथ बिल्कुल भी नहीं करते जैसा कि आप मेरे साथ करते हैं। संदीप ने झल्लाते हुए जवाब दिया, क्या मैं तुमसे कोई गलत व्यवहार करता हूँ? क्या कभी मैंने तुमसे लड़ाई की है? तुम ही मेरे सामने आकर मुझसे बहस करने लगती हो। ये सब सुनकर सुनीता वापस चली गई। उसे लगा कि इन्होंने मेरे प्रति अपना दिल पत्थर का बना लिया है। अब ये मेरी एक नहीं सुनेंगे
और फिर संदीप का ऐसा रवैया देखते देखते सुनीता एक दिन बीमार पड़ गई। वो अपनी जिंदगी से निराश थी, लेकिन बीमार सुनीता को देखने के लिए संदीप एक बार भी नहीं आया। उसके मन में था कि इसे कुछ हो जाए तो इस बार मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। अब तो संदीप को और भी छूट मिल गई थी। पहले कभी कभी सुनीता रोकती टोकती और बाहर जाने की वजह भी पूछ लेती थी, लेकिन अब संदीप पूरी तरह से आजाद था। गलत आदतों में पड़कर संदीप सिर्फ अपने पैसे ही बर्बाद नहीं कर रहा था, बल्कि सेहत और चरित्र सब कुछ खो रहा था। होते होते संदीप का पूरा शरीर पीला और कमजोर पड़ने लगा। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही नजर आ रही थी और आंखों के आसपास काले घेरे व गड्ढे पड़ गए थे। अपने चेहरे को देखकर रोज संदीप उसे संवारने की कोशिश करता, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। एक दिन महीनों से बीमार पड़ी सुनीता बरामदे के पास चारपाई पर लेटी थी। उसने संदीप को काफी समय से नहीं देखा था, इसलिए किसी से संदीप को बुलावा भेजा। सुनीता के मन में था कि बुलावा तो भेज दिया है, लेकिन वो आएंगे नहीं। सुनीता का बुलावा मिलने पर आज संदीप पहले की तरह झल्लाया नहीं। वो बिना संकोच किए आज सुनीता के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही सुनीता ने उसे देखा तो हैरान हो गई। उसने पूछा, क्या आप बीमार हैं? बहुत दुबले पतले हो गए हैं और पहचान में भी नहीं आ रहे हैं। संदीप ने कहा, जिंदा रहकर भी अब क्या करना है। सुनीता ने नाराज होते हुए संदीप का हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठा दिया और बोली, शुभ शुभ बोलिए, दवाई क्यों नहीं करते? आज सुनीता के इस तरह उसे खींचने पर संदीप नाराज नहीं हुआ। उसके व्यवहार में वो कड़वाहट नहीं थी। उसका गुस्सा जैसे पिघल गया था। चारपाई में बैठते ही संदीप ने जवाब दिया, अब दवाई से मेरा कुछ नहीं होगा। अब मौत ही मुझे अपने साथ लेकर जाएगी। मैं ऐसा तुम्हें दुख देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं भयंकर रोग से ग्रसित हूँ और अब मैं नहीं बच सकता। इतना कहते ही संदीप चारपाई पर बेहोश होकर गिर गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वह पसीना पसीना हो गया। संदीप की ये हालत देखकर महीनों से बीमार पड़ी सुनीता झट से बिस्तर से उठ गई। वो पानी लाकर संदीप के चेहरे पर मारने लगी, लेकिन उसे होश नहीं आया। शाम तक संदीप का मुंह टेढ़ा हो गया और अब उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। यह लकवा था जिसकी चपेट में संदीप आ गया था। इस रोग में बीमार सुनीता ने संदीप की खूब सेवा की। लगातार 15 दिनों तक संदीप की स्थिति नाजुक बनी रही। दिन रात एक करके सुनीता द्वारा की गई मेहनत रंग लाने लगी। संदीप की हालत कुछ संभली, लेकिन अभी भी सुनीता अपनी गोद में सुलाकर ही संदीप को दवाई पिलाती और खाना खिलाती थी। इन सब में वो अपनी तबीयत को मानो जैसे भूल ही गई थी। शरीर बुखार से तपता था, लेकिन उसे संदीप की स्थिति के सामने खुद की सेहत कुछ भी नहीं लगती थी। अब संदीप के दोनों पैरों में थोड़ी ताकत आने लगी थी। होते होते 4-5 महीने में वो अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, लेकिन उसका मुंह टेढ़े का टेढ़ा ही रहा। उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक भी नहीं रही। एक दिन अपना चेहरा शीशे में देखने के बाद संदीप ने कहा कि भगवान ने मुझे अपने किए की सजा दी है। सुनीता, मैंने तुम्हें सुंदर नहीं माना और आज देखो मैं कितना कुरूप हो गया हूँ। अब तुम भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा मैं तुम्हारे साथ किया करता था। सुनीता ने हंसते हुए कहा, आप मेरी आंखों से देखेंगे तो पता चलेगा कि आप में कोई अंतर नहीं आया है और आप पहले जैसे थे अब भी वैसे ही हैं। संदीप बोला, अच्छा, बंदर जैसा मुंह दिख रहा है और तुम कहती हो कोई अंतर नहीं आया है। तुम्हें मालूम है ना, भगवान ने मुझे मेरी करनी की सजा दी है। सबने खूब जतन किए, लेकिन संदीप का मुंह सीधा नहीं हो पाया। अपने पति को पैरों पर खड़े होने के कुछ समय बाद ही सुनीता ने अपने घर में पूजा रखी, क्योंकि भगवान से उसने संदीप के लिए मन्नत मांगी थी। पूरे मोहल्ले के लोग संदीप के घर में जमा थे। भजन संगीत चल रहा था। तभी सुनीता की एक दोस्त ने उससे पूछा, अब तो तुझे अपने पति का चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती होगी, कैसा टेढ़ा हो गया है मुंह का। गंभीर आवाज में सुनीता बोली, मुझे तो उनमें कोई फर्क नजर नहीं आता है। उसकी दोस्त ने पलट कर कहा, चल झूठी, ऐसा थोड़ी होता है, बातें मत बना ज्यादा। फिर सुनीता कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे उनकी आत्मा मिली है जो मेरे लिए उनके रूप से बढ़कर है और मैं हमेशा उनकी आत्मा को ही देखती हूँ। संदीप कमरे में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तभी उसके एक दोस्त ने बरामदे की तरफ खुलने वाली खिड़की को खोल दी। उसने संदीप से पूछा, आज तो यहाँ कई खूबसूरत लड़की है, बता तुझे कौन सी लड़की अच्छी लग रही है। संदीप ने कहा, खिड़की बंद कर दो, और जहाँ तक रही पसंद की बात, तो मुझे वही पसंद है जिसके हाथ में फूल की थाली है। दोस्त ने पूछा, तेरे चेहरे के साथ पसंद भी खराब हो गई है क्या? मुझे तो वो दूसरों से कम खूबसूरत लगती है। संदीप बोला,
मैं उसकी आत्मा को देख रहा हूँ, वो हर किसी की सूरत से ज्यादा सुंदर है। तब उसने पूछा, अच्छा यही तुम्हारी पत्नी है क्या? संदीप ने कहा, हाँ बिल्कुल, यही वो देवी तुल्य महिला है जो मेरी पत्नी है। दोस्तों, हमें किसी भी व्यक्ति की बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि हमेशा उसके मन की सुंदरता को देखना चाहिए, क्योंकि बाहरी सुंदरता कभी भी फीकी पड़ सकती है, लेकिन जिसका मन सुंदर है वो व्यक्ति हमेशा ही सुंदर रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप इस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं और हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर करें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।